Clean air and clean water are both most essential to human health and well-being. मगर दुर्भाग्य से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बीते कुछ सालों में स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी दोनों तक के लिए तरस गया है। दिल्ली की हवा विश्व भर के किसी भी अन्य शहर से ज़्यादा प्रदूषित है। वहीं दिल्ली जिस नदी के किनारे बसा है वह यमुना विश्व भर के किसी भी नदी से ज़्यादा प्रदूषित है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली सरकार को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी और बीते दिनों यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के कई इलाकों में वाटर सप्लाई तक रोकना पड़ा। प्राचीन इतिहास को अगर पलटकर देखें तो मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता का विकास विशालतम होता गया वैसे वैसे नदियाँ प्रदूषित और संकीर्ण होती गई। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और नाले के बीच का सारा फर्क ही मिट गया। तो आज हम उन सभी कारकों और पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जिसके कारण दिल्ली एनसीआर की जनता बेसिक ह्यूमन राइट्स कही जाने वाली चीज़ स्वच्छ हवा और पानी दोनों तक के लिए तरस गई है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे निपटना इतना असंभव हो गया है कि सरकार भी बिल्कुल असहाय नज़र आ रही है, या फिर इससे निपटने के लिए सरकार और सिस्टम दोनों में ही विल पावर की कमी है। दिवाली छठ से ठीक पहले स्मॉग और झाग की झलक पाते ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन और यमुना पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली की हवा साल के आधे दिनों से भी ज़्यादा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट बताती है कि जब कोविड के कारण पिछले साल लॉकडाउन था और कई चीज़ें बंद थी, उस समय भी मार्च से नवंबर के बीच एयर क्वालिटी ज़्यादातर ख़राब ही रही। ठंड के दिनों में ऐसे 80 दिन रहे थे जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब की श्रेणी में रही। इस साल भी दिवाली से पहले यह आसार दिखने लगे थे कि दिल्ली एनसीआर के लोग फिर से इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होंगे। अगर मानसून के दौरान कुछ दिनों को छोड़ दें तो दिल्ली की जनता कम खराब और अधिक खराब हवा के बीच किसी न किसी को चुनती रहती है। एक्चुअली हमने कभी ऐसा फील नहीं किया कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम यूज़ टू इस माहौल के रहते आए हैं। लेकिन हमें तब फ़र्क पता चला कि एक जो पोल्यूशन कम का मतलब क्या होता है। जब कोविड के टाइम में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी डाउन हो गया, तब हमने महसूस किया कि पोल्यूशन कम किसे कहते हैं और पोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। और जैसे आज की सिचुएशन है, आज वापस वही नॉर्मल सिचुएशन बन गई है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि हम आज के टाइम में एक नॉर्मल फील करते हैं कि मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इससे। लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को देख के, और कई मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी ऐसा है जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी महसूस होती है। लेकिन दिल्ली एक अर्बन सिटी है, यहाँ पे हर चीज़ का मतलब कि पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन तो होगा। और बट मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आई थिंक दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो इसके लिए काफ़ी कुछ कर भी रही है। तो आजकल इतना पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के लिए सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है और घर में भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि आदत पड़ चुकी है हमारी कि हम जाएंगे बाहर नहीं जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, कहीं कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। और पोल्यूशन के कारण घर से निकलना बहुत मुश्किल है। जिन्हें डॉक्टर से मिलते हैं क्योंकि चेस्ट में पेन होने लगता है, जब मैं जाता हूँ या पार्क में घूमता हूँ तो चेस्ट पेन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत है, नाक में बहुत धुआं जैसा मिर्च की तरह से बहुत बुरी तरह लगता है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की कमी है, वो पता नहीं कहाँ से पोल्यूशन आता है, कितनी गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारा धुआं निकलता है और आँखों में भी बहुत सिरमेट जैसी लगना शुरू हो जाती है। बहुत ही मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेना पड़ जाता है। सांस लेने में इतनी दिक्कत है कि उनको हर हफ्ते का दूसरे दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, वहाँ पे उनको भाप लगाना पड़ता है। उनको लंग्स में इतनी दिक्कत है कि कफ बनना शुरू हो जाता है, बड़ी दिक्कत है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके साथ साथ प्रौढ़ अवस्था यानी कि हमारी 52+ वाली जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ तक पोल्यूशन का मामला है दिल्ली के अंदर, देखो दिल्ली सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, जैसे सड़कों पे पानी भी छिड़क रहे हैं, कुछ यंत्र भी लगाए हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। इसके कई कारण है। एक तो दीपावली पे जो इतने भरपूर मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं, उससे भी बहुत धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। तो पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है कि इतना पटाखे वगैरह अगर हमारी सेहत खराब होती है, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, तो नहीं जलाने चाहिए। निश्चित तौर पे जो वायु प्रदूषण है वो एक गंभीर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि आप देखें तो देश भर के ज़्यादातर शहर जो हैं वो पोल्यूटेड हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हम हर साल एयरपोक्लिप्स नाम की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट करते रहे हैं, और उसमें हमने देखा है 250 सिटीज़, 300 से भी ज़्यादा शहरों का हमने अध्ययन किया हवा का। हमने पाया कि 80% जो इंडियन सिटीज़ हैं वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट नहीं करते, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि एयर पोल्यूशन एक क्राइसिस सारे शहरों के लिए है। आप अगर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस देखें तो इस वक्त मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था कि हम तो इंडिया में तो ट्रिपल वैमी है, मतलब तीन चीज़ें, त्रिकोण हमारे ऊपर इस वक्त है। एक तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इन जनरल हमारी एक एजिंग पॉपुलेशन भी है, जो कि जिनके अंदर बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं। और तीसरा हमारा कोविड अभी गया नहीं है, जो कि देख के तो नहीं लगता न्यूज़ चैनल्स को कि जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आज की डेट में इंडिया में तीन चीज़ें हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें जहाँ हम बैठे हैं, कि वहाँ पर तीन चीज़ें हैं। और प्लस अगर आप डेंगी और बाकी वायरसेस को साथ में ऐड करें तो हेल्थ क्राइसिस तो हम फेस कर ही रहे हैं। और एज़ चेस्ट स्पेशलिस्ट और एज़ पल्मोनोलॉजिस्ट हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन जानता है कि हमारे मरीज़ आप बाहर बैठे थे। ये जो अनबिलीवेबल पोल्यूशन लेवल्स हैं, ठीक है जी, मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर डे को नहीं देख सकते। इट वॉज ऑलमोस्ट अ ट्रेंड फॉर ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स। सो पेशेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट जनवरी तक वो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम से आते रहे। और वो प्रॉब्लम सिर्फ लंग्स की नहीं है या सिर्फ नाक की नहीं है। पेशेंट्स हैं जो आएंगे आँखों की दिक्कत करके, आंखें लाल हो रही हैं। पेशेंट्स आएंगे जिनको स्किन पे रैशेज़ हो रहे हैं। पेशेंट्स आएंगे जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आपको ताज्जुब होगा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं इस टाइम में जो मान लीजिए हल्की फुल्की खांसी है, पर आप उनसे और जब पूछें तो वो बताएंगे कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं पोल्यूशन के, वो हमारे ब्लड के थ्रू हर जगह जाते हैं शरीर में। तो ये बहुत बार हम उसको सिर्फ एक लंग्स की प्रॉब्लम मान लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कार्डियक डिसीज़ पर है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, बाकी जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, ये तो है ही हैं। सो जिस चीज़ को हम इतना शरीर के अंदर इफ़ेक्ट कर सकती है, तो मैं तो कोविड के दौरान हमेशा एक चीज़ सोचता था कि जब हमने कोविड को एक हेल्थ इमरजेंसी मान के और बिल्कुल सब कुछ बंद करके बैठ गए, और कितना उसको हमने तवज्जो दिया, कितना हमने उसको मीडिया कवरेज दिया ग्लोबली, तो एयर पोल्यूशन से हम अपने आप को क्यों आंख बंद कर लेते हैं? इट्स अ रियलिटी, सच है। और एज डॉक्टर्स हम उसके एंड रिजल्ट को देख रहे हैं। आप पेशेंट जो हैं, ये तो एंड रिजल्ट्स हैं ना। द लैंसेट की एक रिसर्च बताती है कि भारत में साल 2019 में एयर पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या 1.67 मिलियन थी, जो कि कुल मौतों का 17.8% था। ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में जब कोविड के कारण सब कुछ ठप था, तब भी एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स दिल्ली में ही हुए। यह संख्या विश्व भर के किसी भी अन्य शहरों से ज़्यादा थी। एक स्टडी के मुताबिक ग्लोबली हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन के कारण होती है, जो कि पिछले साल कोविड से मरने वालों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा रही। तो अब सवाल यही कि जब कोविड को दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, तो फिर एयर पोल्यूशन के प्रति हम उतने गंभीर क्यों नहीं हैं? ग्रीन पीस ने पिछले साल एक रिपोर्ट की थी, कॉस्ट ऑफ टॉक्सिक एयर, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो फॉसिल फ्यूल, जो कोयला, गैस, तेल के जलाने से जो एयर पोल्यूशन होता है, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे है, हमारे हेल्थ पे है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 लाख लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से प्रीमेच्योर डेथ का शिकार होते हैं। दूसरा, 10 लाख
करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान जो है हमारी इकोनॉमी को, जो कि हमारे टोटल जीडीपी का लगभग 5 से 6% है, वो चुकाना पड़ता है हमें और ये सब हो रहा है सिर्फ फॉसिल फ्यूल जलाने से। हमने पिछले साल एक रिपोर्ट किया था जिसमें जब लॉकडाउन में हवा हम लोग कह रहे थे कि बहुत साफ़ है, उस समय भी हमने पाया कि हमारी जो हवा साफ़ हवा है सो कॉल्ड, वो WHO के स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर रही थी। और ये मैं बता रहा हूँ, जो देश के सबसे 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उनका स्टडी हमने किया था, इंक्लूडिंग दिल्ली। तो ये बताता है कि हमें कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, डिस्पाइट लॉकडाउन, पिछले साल की ही रिपोर्ट है कि 24,000 प्री मैच्योर डेथ्स हमें एयर पोल्यूशन की वजह से हुए दिल्ली में। तो अब आप कल्पना कीजिए कि इस साल जब हम स्टडी अभी हम लोग काम कर रहे हैं और होपफुली जनवरी में हम लोग उसको रिलीज करेंगे, तो हमें नहीं पता, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं। तो ये स्थिति है। तो स्थिति ये है कि जो हमारे शहर के की जो महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके हेल्थ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ब्रेन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा असर जो है एयर पोल्यूशन पहुंचा रहा है और इससे हमें निपटने की ज़रूरत है। कि जो हम AQI ऑफ लेस देन 50, तो मुझे तो नहीं याद कि लेस देन 50 कब हुआ था लास्ट। शायद लॉकडाउन के दिनों में जब सब कुछ ही बंद पड़ा था, मे बी देयर वुड हैव बीन फ्यू डेज, शायद तब भी वो 170-72 वाली रेंज में था। सो 50 या 40 जो WHO कहती है कि जी 20 से भी नीचे कर लो, वो तो खैर हमारे लिए ड्रीम है। हम तो ये मानते हैं कि जी 125-150 भी रह जाए तो आई थिंक उतने में हमारी शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप बात कर रहे हैं जो 900-1000, जो कि 2 साल पहले सर्दियों में सर्दियाँ जैसी शुरू हो रही थी, हवा थमी हुई थी, फेस्टिवल्स के दिन थे, शादियों के दिन थे, सो उन टाइम्स के ऊपर उतने व्हीकल्स चल रहे थे, कुछ मे बी क्रैकर्स बर्न हो रहे थे। अगर आप उन सारी चीज़ों को, किसी एक चीज़ को नहीं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो यू विल रियलाइज़ कि इट हैड टच मोर देन 1000, ठीक है, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। 1000 के ऊपर यू कैन हैव कैटास्ट्रोफिक हेल्थ इवेंट्स। 1000 के ऊपर अगर कोई एस्थमेटिक है, उसको एडमिट होना, उसको अटैक होना, उसके लंग्स के अंदर इतनी स्पैज़म आ जाना या इतना कंजेशन हो जाना कि उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़े, ये सब पॉसिबल है। हाँ, 1000 के ऊपर कार्डियक पेशेंट्स को, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से कितनी बार कम हो जाती है, दे कैन हैव हार्ट अटैक्स, सो दैट इज़ प्रोन। देयर आर पीपल हु कैन हैव ब्रेन अटैक्स, और जिनको स्ट्रोक कहते हैं। ये सारी हाई AQI लेवल्स के ऊपर पब्लिश्ड डेटा है कि जिन कंट्रीज़ में जब ये हाई हो जाता है, उन टाइम पे आपको हार्ट का अटैक, आपको लंग्स का अटैक, आपको ब्रेन का अटैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 10 से 15 गुना बढ़ जाते हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा 41% कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर इमिशंस, 21% डस्ट और 18% इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं का होता है। 2020 तक दिल्ली में लगभग 12 मिलियन रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स थे, जो कि पिछले एक दशक में दोगुनी हुई है। PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही है और साल दर साल दिल्ली में बढ़ती गाड़ियों ने PM 2.5 के प्रदूषण को बढ़ावा ही दिया है। नवंबर दिसंबर के महीने में जब भी दिल्ली की हवा ज़्यादा खराब होती तो सारा दोष पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने वाले किसानों पर मढ़ दिया जाता था। लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मेहता के बेंच ने कहा कि दिल्ली NCR की प्रदूषित हवा में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। पोल्यूशन के 75% सोर्सेज ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और डस्ट हैं। ऐसे में सारा दोष सिर्फ स्टबल बर्निंग पर डालकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि इन 2 महीनों में पराली और फायर क्रैकर्स के कारण पोल्यूशन के सारे सोर्सेज एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हवा में AQI लेवल बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। पोल्यूशन में इन चीज़ों का रोल भी ज़रूर है, लेकिन दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। What I say is these are the compromises of the development. So when everyone wants to come to Delhi and they want to own their own cars and then they want to move into those, so if I say that people should adopt, I am also a contributor to it. I go to Noida on daily basis and my office is over there, and then I also contribute
to some of this pollution, and if I say I should not, then I simply say, otherwise I do not find any solution of what I can do about it. I have to go to office, and it is my compulsion to contribute to it. ये अगर देखा जाए तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में तो जो कार्बन इमिशन होता है या फिर जो भी वैसा फैक्ट्री से निकलने वाला गैस है या फिर NO2 SO2 जो भी है या फिर सरफेस ओजन है, सरफेस ओजन जिसके केमिकल रिएक्शन से इससे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ये सब बहुत सारा ऐसा पोल्यूटेंट है जो डेवलपिंग कंट्री का उसे आप नहीं कम कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हैं पूरी तरह देखा जाए तो। अर्बनाइजेशन भी जरूरी है, इतना तेज़ी में अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब दिल्ली है, दिल्ली पहले NCR में अब इतना एक्सपेंड होते आ रहा है एरिया। If you are accepting development, you want development, then you have to suffer and you have to sacrifice environment. That's for sure. Means if I say that I want my development and I want to be here, and then I say that others should not come here because it hinders, that is called selfishness. People will go where the opportunity is, and people keep on moving. So it one of the solutions which we can talk about, but that is not that much practical, as you are also inhaling this toxic air, and you are here because you want to have a job. And if we say that one of the solutions is we move out of this place, we go to our native places where air is clean, and we get air is clean, but we do not have those many sources of livelihood. इसकी कोई एक वजह नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि जो परसेंटेज है वो कम ज़्यादा हो सकता है शहर और रीजन के हिसाब से, लेकिन जो मुख्य मोटा मोटी पॉल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें है एक तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कि किस तरह से अभी भी हम जो फॉसिल फ्यूल कोयला जलाते हैं अपने एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, उसका एक बहुत कंट्रीब्यूट वो करता है। IIT कानपुर की रिपोर्ट है कि दिल्ली NCR में जो हवा जो ख़राब है उसका लगभग 30% जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है। इसी तरह से व्हीकुलर पोल्यूशन जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ भी अगेन हम जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं और तेल और इस तरह की गैस, उसका भी एयर पोल्यूशन पे प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद आप इंडस्ट्री का लें कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ वो जनरली इमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, जो स्ट्रिक्ट रूल्स नॉर्म्स होते हैं उसको वायलेट करते हैं और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चौथा आप कहें कि वेस्ट का जो इशू है, कि जिस तरह से हमारे शहरों में हम अपने यहाँ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ख़ास करके 90s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसका हम सही तरीके से सेग्रेशन नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो ज़्यादातर जो वेस्ट है वो डंपिंग साइट्स में जाता है और वहाँ पे भी जलता है, तो उससे पॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा आता है कि जो एपिसोडिक इवेंट्स जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, जैसे विंटर में कुछ 2 महीने 1 महीने, वो दिवाली में फायर क्रैकर्स जलाने से, पटाखे जलाने से है, या फिर स्टबल बर्निंग का जो समस्या है उसकी वजह से आता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये जो बाकी जो मैंने बताया एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, वो आपका सालों भर होता है, और उसमें फिर आपको ये ऐड हो जाता है स्टबल बर्निंग या फायर क्रैकर्स, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन इतना ख़राब हो जाता है या इतना विजिबल हो जाता है कि आप एयर पोल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को देख सकते हैं, एयर पोल्यूशन को फील कर सकते हैं इस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि वी आर नॉट एबल टू प्रॉब्ली सिट टुगेदर एंड वो एक सोशो पॉलिटिकल मेडिकल जो तीनों इश्यूज़ हैं उनको मिल बांट के हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें मे बी 10-15 साल पहले पहुँचना था। नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि लोगों के हर घर के अंदर जब कोविड हुआ सबको पता चल गया कोविड क्या है। उस तरह से ऐसा कोई घर नहीं है दिल्ली NCR का जिनके घर में एक ऐसा बंदा ना हो जिसको पोल्यूशन के करके कोई दिक्कत ना होती हो। जब ये पोल्यूशन बढ़ जाता है, यंग छोटे बच्चे, जिसके घर में एक छोटा बच्चा है जिसको ब्रोंकाइटिस हुआ इन ख़राब AQI वाले टाइम में, उसको तो सब पता चल जाएगा और ही विल बी टेकिंग एवरी स्टैंड इफ पॉसिबल टू
फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, बट क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए? अभी तक नहीं। क्यों? मुझे लगता है कि हम जो तीनों ये पॉइंट्स हैं, जो सोशल एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड फाइनली जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी एज डॉक्टर्स हम उतना अपने मरीजों को एज अ सोसाइटी नहीं समझा पाए कि जी आप पोल्यूशन का पार्ट मत बनिए। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है ना? आप जब अपनी एक घर में 5 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं एक ही जगह पे जाने के लिए, तो आप 5 गुना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। वो अल्टीमेटली आपके बच्चे को ही लग रहा है। ये चीज़ शायद एज पॉलिसी मेकर्स हम सब लोगों को नहीं समझा पाए, या अभी भी लोग उतना समझना नहीं चाहते। इस साल मानसून के समय एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया गया था। लोगों में यह उम्मीद जागी थी कि शायद अब उन्हें जहरीली हवा में सांस लेने से निजात मिले। स्मॉग टावर के बारे में यह दावा किया गया कि यह 1 किलोमीटर के रेडियस में अपना प्रभाव दिखाएगा और हवा को स्वच्छ करेगा। लेकिन दिल्ली के जिन भी क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाया गया है, उस क्षेत्र में भी AQI हाई ही रहा और उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। कई एक्सपर्ट्स ने खुले तौर पर कहा है कि स्मॉग टावर पोल्यूशन को कम करने का कोई विकल्प नहीं है और न ही ऐसा कोई साइंटिफिक असेसमेंट हुआ है जो यह प्रूव कर सके कि स्मॉग टावर पोल्यूशन से लड़ने में कारगर साबित हुआ हो। इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। You are in the radius of that 1 kilometer जिसमें एक स्मॉग टावर है। जब उसको लगाया गया था तो ये दावे किए गए थे कि ये 1 किलोमीटर के एरिया में प्यूरिफाई करेगा एयर को। यू फील कि वो सक्सेसफुल है? देखिए, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। अगर मैं जेन्युइनली बात कहूँ तो मुझे उस स्मॉग टावर का कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ वो इस रेडियस में वो मतलब इस रेडियस में भी वो अपना काम करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले तो हमने कहीं भी सुना नहीं था कि स्मॉग टावर कोई चीज़ होती है जो पॉल्यूशन को कर्ब करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कुछ इनिशिएटिव लिया है तो बहुत अच्छा है वो चीज़। आंकड़े अगर देखें तो असर नहीं है। अगर असर करता तो आंकड़े तो बोलते हैं, आंकड़े तो नहीं बता रहे असर है। थोड़ा बहुत हुआ हो तो कह नहीं सकते। बट मैं ये कहूँगा कि पॉल्यूशन स्मॉग टावर से आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इस चीज़ को कर्ब कर सकती है। पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें उसके सोर्स के ऊपर काम करना होगा। जब तक हम सोर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जो ये एक मैं कह सकता हूँ जो एक फौरी जो ये इन लोगों ने एक उपाय देने स्टार्ट किए हैं कि हम स्मॉग टावर लगा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है। कई सारे साइंटिस्ट ग्रुप्स ने, वैज्ञानिकों ने ये ओपनली बोला है और बोल रहे हैं कि स्मॉग टावर सफिशिएंट नहीं है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। कोई ऐसा साइंटिफिक स्टडी नहीं है, असेसमेंट नहीं हुआ है अभी तक जो यह साबित करता हो कि स्मॉग टावर एक सॉल्यूशन बन सकता है। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि ये स्मॉग टावर जो है उसमें एक स्मॉग टावर लगाने में 20 करोड़ रुपए खर्च आते हैं और आपका पूरा टोटल बजट 60 करोड़, एक शहर के लिए 60 करोड़, कहीं 50 करोड़, इस तरह का बजट है। आप हर जगह पे तो स्मॉग टावर लगा नहीं सकते, ये तो फिजिबल है ही नहीं। आपने दिल्ली के CP के एक जगह पे लगाया, उसका भी मैं नहीं कह रहा कि कोई रिजल्ट आया है, रिजल्ट कोई असेसमेंट ही नहीं हुआ कि उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। लेकिन आप क्या उत्तम नगर में भी स्मॉग टावर लगाएंगे? आप कितने स्मॉग टावर कितने मोहल्लों में लगाएंगे और उसका कितना इम्पैक्ट होगा? तो आप एक देखिए कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो कितना है और उसके बदले हमें मिल क्या रहा है। तो देखेंगे कि स्मॉग टावर पूरी तरीके से एक फॉल्स सॉल्यूशन है, उसका कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से भी वो ख़राब है। एयर पोल्यूशन को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कि जहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, उसी को आपको कंट्रोल करना होगा। आप ये नहीं हो सकता कि आप तमाम तरीके के सोर्सेज से पोल्यूशन करते रहें और स्मॉग टावर लगा के बोले कि हम एयर पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे। तो वो एक बेसिक बात है। दूसरा है कि जो जितनी भी एजेंसी है
एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। अभी आप ये नहीं मतलब एयर पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं जानता है कि दिल्ली में हवा ख़राब है तो वो जाके हरियाणा में नहीं करेगा, या हरियाणा का जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में आके ख़राब नहीं करेगा। तो ये बताता है कि आपको जो 3, 4, 5 स्टेट्स हैं रीजनल लेवल पे एक्शन उनको एक साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स गवर्नमेंट को, इन सबको एक साथ मिलकर ही काम करना होगा और इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। मगर दिल्ली के लोग इसकी गंभीरता को समझने के बावजूद अब इसके साथ जीना सीख रहे हैं। पार्कों में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने वालों की हमेशा भीड़ रहती है। वर्कआउट के दौरान वो इस टॉक्सिक एयर से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण तो कोई नई बात है नहीं और न ही इसमें सुधार के कोई आसार दिख रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है इसी सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने की, ना कि इसके चलते वो बाहर निकलना ही बंद कर दें। So basically my name is Yashmit and I am 14 years old. So I am here because I know that because of pollutants there are so many toxics in the air, but I want to just practice for my under 16 trials which will be held in November only. So I came here for my practice and for my regular workout, as I knew that this practice is more important to me for my under 16 trials. खेलना ज़रूरी है, चाहे एनवायरनमेंट कैसा हो। यू कैन वियर द मास्क और प्ले द गेम्स, ओके। और अगर आप खेलेंगे नहीं और नॉर्मल वॉक करेंगे फिर भी आपके लिए हार्मफुल ही रहेगा। लेकिन आपको अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप पोल्यूशन से हो रहा है आप सब कुछ छोड़ देंगे, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। I didn't feel any breathing problem or any shortage in breathing, as I usually practice the breathing exercise from the starting, and this helped me to improve my power of my lungs. And according to me, that air pollution is very what we can say very dangerous, as some people who have do not have powerful lungs, it can damage their lungs and help and there can be shortage of breathing, and which can make them die, or by which they can die. Also basically pollutants in this December, like Diwali was there, and everybody because of the ban also everybody burst the crackers, and it was all normal, and the police didn't notice it. So I think that's why it's more above 400 or 200 here. कि अब तो सेहत का भी ध्यान रखना है, और दूसरी बात है कि पोल्यूशन तो रहेगा ही दिल्ली में। वो तो कम ज़्यादा तो होता है लेकिन पोल्यूशन रहेगा ही। और देखा जाए अगर दिल्ली के बाहर से और जेएनयू के इन्वायरमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ फ़र्क मिलता है। जैसे अभी सुबह का समय है, सुबह में ये होता है ठंड बढ़ने से, मैं ज्योग्राफी का क्योंकि स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ने से होता है पोल्यूटेंट जो वाटर पार्टिकल होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है या फिर स्मोक बोलिए आप, उससे पोल्यूशन जो है नीचे की तरफ आता है। और यहाँ पे पेड़ पत्तियाँ ज़्यादा है तो पेड़ पत्तियाँ उस पोल्यूशन को अब्जॉर्व करती है। जैसे मैं डिजास्टर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट को जानता हूँ, जो समझता हूँ, फ्लड आता है, फ्लड के साथ ऐसा नहीं होता अब हम अपना घर चेंज कर लेते हैं, फ्लड के साथ रहना सीखते हैं। फ्लोटिंग हाउस आजकल काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है फ्लोटिंग हाउस की। तो अब धीरे धीरे हमें अब ये भी नहीं है कि हम लगातार उसको एक्सप्लोर करना चाहिए एनवायरनमेंट को। अब कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए घरों के अंदर, जैसे आप गार्डनिंग करिए अपने बैकयार्ड में, और अपने रूफटॉप गार्डनिंग होती है उसको ज़रा प्रमोट करने के लिए मैं मतलब ट्राई करूँगा सभी को। और साथ ही साथ अगर आप जो पॉल्यूटेंट जैसे छोटी छोटी सर्दियों में आग जलती है, घरों के बाहर लोग कूड़ा जलाते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा और रोकना चाहिए। और यही सब मतलब आपको थोड़ा सा करना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर थोड़ी थोड़ी। आप ऐसा नहीं है आपके घर के अंदर रहोगे तो नॉट पॉसिबल कि आप घर के अंदर बैठ के सारे काम करोगे। जहाँ रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं या फिर इंडिया में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन देखिए कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं किया जाए कि हम एकदम बिल्कुल बंद कर दें आना। आप अगर फरवरी मार्च का भी देखते हैं तभी तो थोड़ा मतलब पॉल्यूशन भी डाउन होता है, और थोड़ा एग्रीकल्चर जो है तभी सेटल मतलब तभी बुआई का सीज़न होता है एक तरह से, तो उस समय थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे कि एकदम कम हो गया और उस समय निकल सके और पूरा मतलब बेस्ट में है, गुड बेटर बेस्ट एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, इस तरह से मतलब एक्यूआई हम लोग का दिल्ली का है, वैसा भी नहीं होता है। वो तो रहेगा ही, कम ज़्यादा होता रहेगा। CBC है मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन बोर्ड है, उसको भी थोड़े से और इनिशिएटिव्स मतलब ऑल इनरोल करने चाहिए। बिकॉज
अब जो कंडीशन है इज़ नॉट मतलब गुड। कोई भी अगर फैक्ट्री मतलब स्टैब्लिश हो रही है तो उस पर कुछ पॉलिसीज़ ऑलरेडी मतलब मेंशन होनी चाहिए कि आपको ऐसे और एक मेंबर कमेटी होनी चाहिए जिसको जो इसको ओवरलुक करे, मतलब मंथली बेसिस पे। क्योंकि स्टार्टिंग में हम अपने पॉलिसीज़ को बनाते हैं, लेकिन डे बाय डे वो धीरे धीरे सिस्टम में रन होते होते आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाती है, ठीक है, और वो उस तरह से रन नहीं कर पाती जिस तरह से रन उनको करना चाहिए। पॉल्यूशन के बढ़ते इस खतरनाक स्तर को लेकर अंतिम सवाल यही आता है कि क्या इसे रोकने के लिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? जो कोविड से भी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी के रूप में सामने आ रही है और लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लगातार घटा रही है, क्या उसे रोका नहीं जा सकता? फिलहाल अगर इसके प्रभाव से बचना हो तो क्या करें, या फिर भविष्य में ऐसे कौन से तकनीक विकसित किए जाएं या विकल्प लाए जाएं जो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो? हमने उस पर भी बातचीत की। अगर दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं वहाँ पर आज के टाइम में इतनी ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हम जो व्हीकल्स से जो एमिशन हो रहा है पोल्यूशन का, उसको भी 20 से 30% कम कर सकते हैं। आज के टाइम में हमें एक ट्रैफिक लाइट पे खड़े खड़े 3 से 4 मिनट निकल जाते हैं, और हम लोगों को आदत नहीं पड़ी है कि हम इस चीज़ को गाड़ियों के अंदर से जो एमिशंस गाड़ी को बंद कर लें रेड लाइट के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इनिशिएटिव का कोई खास फर्क लोगों के ऊपर पड़ा है। The CM Arvind Kejriwal was the odd and even one was done so many, but now nobody is now talking about odd and even. Everyone is just taking their cars for short distance traveling. No cycles are used, so that's what I want for that people to use less vehicles and walk, because walk and cycling can also improve your health, and it can also make your body strong. अगर हम दो काम करें जो बहुत आसानी से किया जा सकता है और जिसके विकल्प भी हैं। नंबर एक, हम अपना जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो जल्दी से जल्दी करें और 100% हमें क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है। तो वो एक काम हो जिससे कि बड़ा चंक में आप एयर पोल्यूशन, और सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, अगर आप फॉसिल फ्यूल को से फेज आउट करते हैं, उसको जलाना बंद करते हैं, तो आप क्लाइमेट चेंज से भी बचते हैं। सेकंड, मुझे ये लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे है आज के टाइम में, लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा फैसिलिटेट करें और ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो लोग अगर अपने व्हीकल्स छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो इससे भी गाड़ियों के इमिशन को रोकने में, जो गाड़ियों से इमिशन होता है, पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एक तो है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत यूज़ बढ़ा है और मार्केट भी उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रिक कार है, जो उसको बिजली मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? तो वो बिजली उसको कोयला जलाने से जो आने वाली बिजली है वहाँ से आ रही है। तो हो सकता है कि आप दिल्ली के खास इलाके में जो लोग इलेक्ट्रिक कार जैसे महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे हवा को, वहाँ के लोगों की हवा को साफ़ कर दें, लेकिन उसके लिए जहाँ से बिजली, कोयला खदान जहाँ से खुल रहे हैं, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पड़ रही है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की हवा को साफ़ करने के लिए सिंगरौली जैसे जगह के लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करें, नंबर एक। नंबर दो, मैं पर्सनली समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार जैसी जो चीज़ें हैं, ज़रूरत बहुत एसेंशियल है तभी उसका इस्तेमाल हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसमें इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसको अफोर्ड कर पाएंगे, और वो आप जो मासेज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि देखो, हिंदुस्तान में, दिल्ली में, NCR में, मैंने आपको कहा कि नॉर्मल क्वालिटी ऑफ एयर तो अभी कुछ सालों तक नहीं होती है ना। हम कोई बहुत अच्छे WHO के मापदंड पे तो आएंगे नहीं। कोशिश जारी है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, हम लोगों को साथ उनका देना पड़ेगा। पर जब तक ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे कि ट्राई टू स्टे एक्टिव, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो और बीमारियाँ आएंगी। ईट हेल्दी, जंक फूड ना खाएँ, ठीक है, जिससे आपको और पेट ख़राब हो, गला ख़राब हो, ऐसी चीज़ें बाहर से ना लें।
फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी और सारी चीज़ बढ़ेगी। अगर आप को कोई बीमारी है तो अपनी दवाइयाँ समय पे लें। लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ अगर ऊपर नीचे कर लेते हैं तो इस टाइम पे उनको बहुत दिक्कत होती है। 2, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं, कोशिश करिए N95 मास्क पहनिए, बिकॉज इस टाइम पे जब इतना AQI है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच कैन डेफिनेटली प्रिवेंट। दिस इज़ व्हाट एन N95 मास्क लुक्स लाइक, ठीक है ना। आपने इसको पहना, बिना हाथ लगाए अंदर को पीछे किया और अच्छी तरह से इसको दबा लिया, तो आपने देखा कि बाहर से कोई एक्सपोजर नहीं है। दिस इज़ द मास्क विच विल प्रिवेंट ऑब्वियसली स्प्रेड ऑफ कोविड, वायरल इन्फेक्शंस एंड dust. What we use are these type of masks apart from the cotton. These are the 3-ply masks. These are actually for surgeons to prevent splashes. ये आपके pollutants के जो इतने छोटे काणु होते हैं वो इसके अंदर से नहीं रुक सकते। So what you require are the N95 which is a certification, उसकी डिटेल में नहीं जाते, पर अब सबको पता है कि N95 मास्क आते हैं। ठीक से पहने और ठीक चीज़ को पहने। दिल्ली की हवा के साथ साथ प्रदूषित यमुना पर भी बात किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। बीते दिनों टॉक्सिक फोम में छठ करने की तस्वीरों के बाद फिर से यमुना की सफाई को लेकर बहस शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने बैरिकेड लगाकर और पानी का छिड़काव कर फोम को कम करने की कोशिश की, लेकिन इससे न तो झाग खत्म हुआ और न ही प्रदूषण। बीते 2 दशकों में यमुना अब इतनी बदल चुकी है कि कई जगहों पर नदी और नाले के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। मजबूर नहीं, हम लोग गंगा इसको मानते हैं और गंगा समझ के हम लोग नहाते हैं, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं होता है, कुछ हानिकारी नहीं। तो हर साल आते हैं हम लोग। जब इतना कार्रवाई है तो सफाई करना चाहिए कि मनाता है सबको छठ, तो हम भगवान के नाम से सफाई भी करवा सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है, जो हम ये गंदे पानी में नहा रहे हैं, हमारे बर्थ इसी से होगा, ठीक है। हम नहीं नहाएंगे तो हमारा बर्थ अधूरा रहेंगे, पर ये सरकार लोग इसको सफाई नहीं करते हैं, तो हमारा मजबूरी में गंदगी में नहाने पड़ेगा। 2 साल से तो ऐसे ही नहीं होने दिए हैं, लेकिन जो कोरोना हो जाएगा, अगर कोरोना हो जाएगा ना तो हम लोग मरेंगे, सरकार को क्या जाएंगे, कुछ जाएंगे? 2-4 लाख क्या एक कर्म करने के लिए नहीं, 1 रुपया निकलेंगे कोई सरकार को। लेकिन हम लोग का पानी है जो किसकी जिम्मेदारी है इसे साफ रखना? सरकार का जिम्मेदारी है, चाहे केजरीवाल करे चाहे मोदी सरकार करे, है तो सरकार के ही न। हम लोग को तो नहीं, हम पब्लिक को तो नहीं इतना हिम्मत है जो हम इसको सफाई करेंगे तो सरकार ही न। पिछले 8-9 सालों से यहाँ पे हूँ और जो स्थिति अभी दिख रही है ये तो बहुत ही भयावह है। थी पहले भी थी, चलो कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन अभी जो 2-3 सालों से जो रेगुलर जो चलता आ रहा है एक पोल्यूशन, वो एक एयर पोल्यूशन, एक दूसरा ये पोल्यूशन। गंगा जमुना मतलब ये तो एक हिंदुस्तान की पहचान है, जो आज नाले की शक्ल में आपके सामने दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको। पानी का कलर जो है, जो वाटर कलर हम कहते थे, वाटर कलर तो है ना, ये तो ब्लैक हो चुका है एकदम। तो वो सारी स्थिति आपके सामने है, सारी स्थिति गवर्नमेंट के सामने है। सीन याद आता है मुझे वो रन फिल्म वाला, कि जमुना का छोटी गंगा कह के नाले में कूदा दिया, यही कलर था उस पानी का भी, जो आपने अगर देखा होगा तो। पानी तो कहीं नहीं है, पानी तो है ही नहीं है, ये केमिकल है पूरा, जो इस नदी के अंदर बह के, या इस केमिकल ने पूरी तरह इस नदी को अपने इसमें निगल लिया है। नदी नहीं बची। जो जमुना नाम है, नाम से आप इसके इतिहास को देख सकते हैं, इतिहास पे खुश हो सकते हैं। जो इसका वर्तमान है वो बड़ा भयावह है। यमुना में इतना ज़्यादा मात्रा में गंदा पानी आ रहा है, ये 3 जगहों से आ रहा है। एक तो दिल्ली खुद ही करीब 70% प्रदूषण जो है यमुना का, वो दिल्ली में ही जनरेट होता है। दूसरा हरियाणा जो है, उसकी 2-3 ड्रेन्स हैं, कुंडली की तरफ से, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्थ में, बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया ये पश्चिम में, और दक्षिण की तरफ से नजफगढ़ ड्रेन के माध्यम से गुड़गांव से गंदा पानी आता है। ऐसे ही जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी जो है वो शादरा ड्रेन के माध्यम से दिल्ली में गंदा पानी छोड़ रहा है। तो ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ से ख़राब पानी आ रहा है, और जब ये आएगा तो ऑक्सीजन तो कम होगी ही, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, और BOD की मात्रा बढ़ेगी ही।
और जो आपने पिछले दिनों में जो झाग की कहानी जो बहुत उजागर हुई, वो भी इन्हीं वजह से है, क्योंकि कई जो हैं रसायन इसमें मिश्रित हैं पानी में। और दिल्ली में ख़ास तौर पे डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट में फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट जो है वो आम ट्रीटमेंट से निकाला नहीं जा सकता। तो जब वो फॉस्फेट नदी में पहुंचता है और ओखला बराज पे वो 10-15 फुट पानी नीचे गिरता है, तो झाग बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है। ये जो हैं 3 सोर्स हैं जहाँ से प्रदूषित पानी नदी में पहुँच रहा है, और जो मानक आपने बताए उन पे असर डाल रहा है। ये सिर्फ पासिंग द बॉल है। कोई हरियाणा के पाले में डाल रहा है, कोई यूपी के पाले में डाल रहा है, और ये सब हिंदुस्तान में है। ये जो भी हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, ये यमुना हो, सब हिंदुस्तान में ही है ना, भारत से बाहर तो है नहीं। तो ये जो गेम है, इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इलेक्शन बाइंड अप हो जाएगा, ये सारा मामला फिर वहीं का वहीं होगा, और जो हम लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है वही भुगतेंगे बैठ के। इच्छा शक्ति गवर्नमेंट की मजबूत होगी तो कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। आप सारी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद है, संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है, कुछ किसी कमी है इच्छा शक्ति की। इसको बचा के रखना है, इसको इशू बना के रखना है, या इसके सोल्यूशन को निकालना है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है। यमुना किनारे रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस जहरीले पानी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आसपास के कई इलाके टाइफाइड जोन बन चुके हैं। यहाँ रह रहे लोगों में स्किन डिजीज़, टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया जैसी बीमारियाँ बहुत आम हो गई हैं, जो कि सारे के सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। यमुना के पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा मानक से काफ़ी कम, और BOD यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मानक से काफ़ी ज़्यादा है। यह इसे भारत के किसी भी अन्य नदी से ज़्यादा प्रदूषित बनाता है। और पानी को लेकर तो खैर समस्या यहाँ पर है ही। एक तो पानी वाटर लेवल नीचे है, परेशानी पड़ती है, और पानी बहुत बेकार है यहाँ का। बाल झड़ते हैं, शरीर में दाने निकल जाते हैं। अब आदमी नहाने के लिए वो यूज़ करता है, अब पीने के लिए तो खरीदा, अब खरीद क्या बोलते हैं, नहाने के लिए तो खरीद नहीं सकता इतना पानी। पानी बेकार है यहाँ का, एकदम पीला पानी हो चुका है। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर भर के रख देते ना हम किसी चीज़ में, तो पानी एकदम पीला पड़ जाता है। वही परेशानी है, खुजली, घाव, यही सब है परेशानी, पानी के प्रोग्राम है। टाइफाइड, प्लेटें गिर जाती हैं सबकी। मेरी खुद गिरी हैं, मेरे खुद अभी बोतलें लगी हैं, मेरे छोटे भाई को लगी हैं, छोटी बहन की लगी हैं, सबको टाइफाइड हो गया था। अभी हुआ था, अभी 8-10 दिन पहले मैं ठीक हुआ, फिर मेरे भाई को हुआ, फिर वो ठीक हुआ तो बहन को हो गया था। मतलब क्या कारण देखते हैं बेसिकली, आपको क्या लगता है? वैसे कारण तो देखो सर यही लगता है हमें, शायद पानी की वजह से है कुछ। अब क्या बीमारी तो है ही, लेकिन पानी से ही हुआ है। बाल तो कुछ ज़्यादा झड़ते हैं। सही कह रहे, पानी के हाँ। अब पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रोज मीठा पानी कितना लेंगे? 15 रुपये गैलन देते हैं। पीने के लिए लेंगे कि नहाने के लिए तो नहीं लेंगे उसमें, तो ये बरमे का पानी से काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ 80% कम से कम स्किन एलर्जीज़ के पेशेंट आते हैं, तो उसमें एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। ज़्यादातर हमारे पास बच्चों में वाटर डिजीज़ के पेशेंट जैसे कि डायरिया, कॉलरा, और बड़ों में ये हेपेटाइटिस वगैरह, इन सब के ही ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। देखिए स्किन एलर्जीज़ में ज़्यादातर तो फंगली इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रोराइटिस हो रहा है, स्क्लेरोसिस, हुकवॉर्म, ये सब जो परेशानियाँ हो रही हैं सब पानी की वजह से हो रही हैं। तो ये सब जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, और इनमें हमें पेशेंट को बस हम यही बताते हैं कि बॉयल वाटर पिएं और थोड़ा ध्यान रखें यहाँ की, क्योंकि सब्जियाँ भी यहाँ पर जो वाटर बैंक के पास जो उगाई जाती हैं वो भी इस पानी से, जो ये साफ़ पानी नहीं है, उसी से ही, पॉल्यूटेड पानी से ही वो भी कंजप्शन उसी पानी का करा जा रहा है किसानों से। तो वो सब्जियां भी हमें पूरी तरह से सही नहीं मिल पा रही हैं। बच्चों में तो सबसे ज़्यादा है कॉलरा ही सबसे ज़्यादा फैटल पाया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चों का सारे बदन का पानी निकल जाता है। तो सबसे बच्चों में सबसे ज़्यादा फैटल कॉलरा, डिसेंट्री, यही सब होता है। उसमें बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते,
और बहुत नाजुक हाजमा होता है तो नहीं कर पाते बर्दाश्त। ज़्यादातर तो वीक बच्चे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं मिल रही है, सब चीज़ों में मिलावट या फिर गंदगी, डर्ट मिल रही है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट जितने भी हैं या तो कैल्शियम की कमी बताते हैं या उनमें अक्सर हाथ पैरों में दर्द, बुखार और जैसे कि बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, सब वीक ही हैं बच्चे। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के डायरेक्टर मनु भटनागर बताते हैं कि यमुना का पानी कई बार इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है कि एक्वेटिक लाइफ तक खत्म हो जाती है। वो बताते हैं कि बीते सालों में मछलियों की कई प्रजाति यमुना में खत्म हो गई और घटकर इनकी संख्या अब 64 से मात्र 4 रह गई है। बीते दिनों ऐसे ही यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने से पानी इतना ज़्यादा जहरीला हो गया कि दिल्ली के कई इलाकों में वाटर सप्लाई तक रोकना पड़ा था। नदी हमेशा से ही मछुआरा कम्युनिटी के जीवन यापन का साधन रहा है, लेकिन यमुना में बढ़ते प्रदूषण और एक्वेटिक लाइफ के धीरे धीरे खत्म होने की वजह से मछुआरे अब इस काम को छोड़ना चाहते हैं या कहें तो छोड़ना शुरू कर चुके हैं। कि अगर आप हिस्ट्री देखें, गैजेटियर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर दिल्ली के, तो उसमें आप पाएंगे कि दिल्ली में यमुना में 65 प्रजातियां थी मछली की, और वो इतनी भारी मछलियाँ होती थीं कि उनको कुछ को तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक गूंच नाम की प्रजाति है, उसकी कहानी है, मगर अभी उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कहानी में जाऊं। मगर आज की तारीख में हमारी स्टडी बतला रही है कि कुल 4 प्रजातियां रह गई हैं, और वो भी जो है उनकी जो ग्रोथ है वो जैसे कहते हैं ना स्टंटेड, मतलब बौने बन गई हैं, मतलब उनमें उतनी ग्रोथ नहीं होती। तो जो मछुआरे हैं वो ये बताते हैं, जो पहले वो 1 घंटे में अपने दिन की रोज़ी कमा लेते थे, आज पूरा दिन बैठते हैं तो भी मछली उतनी नहीं पकड़ में आती। और आज की तारीख में दिल्ली में मछली आ रही है बाहर से, यमुना से अब मछली नहीं आ रही। ये हर साल ऐसा पानी आता है जो पीने तो दूर, पैर रखना भी भारी पड़ जाता है, हमें खुजली होने लगता है, एकदम काला जहर वाला पानी। उससे हर साल मच्छी हमारा जो बच्चा होता है, जिस टाइम बच्चा होता है उसी टाइम ये मरना स्टार्ट हो जाता है कि इनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, इतना जहर वाला पानी है, मच्छी मरना होता है। मार्च का बात है, उस टाइम जैसे मच्छी अंडा देता है, फरवरी मार्च में अंडा देता है, वो मच्छी इस साइज़ का हुआ था। इस साइज़ का होने के बाद वो चमड़े मिल का पानी आया था, इतना गंदा पानी, वो मच्छी बिल्कुल पूरा जमना सफ़ेद हो गया था, मच्छी मरते मरते। जहर वाला पानी होता है ना, वो गैस जहर वाला पानी होता है बिल्कुल, वो मच्छी तड़प के मरने लगती है, खाने को मिलता नहीं है। ये मच्छी खाती है काई, और वो काई बनता है ये घोल पानी से, बढ़िया पानी से, और वो काई ख़त्म कर देती है, खाएगी क्या मच्छी। परिवार चलाना मतलब इतना दुश्वार हो गया इस टाइम कि पूछो मत कि कैसे क्या करे, बच्चे पढ़ाए कैसे, लिखाए कैसे, खाना कैसे खिलाए, बस यही सोच रहता है। चलो हम लोग तो चलो जवान हैं, हम लोग इधर उधर हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कमा लेंगे। जो 50 साल की उम्र हो गया, 50 से ऊपर हो गया, वो क्या करेगा? जिसके पास और कोई साधन नहीं है कमाने का, कोई जरिया नहीं है, वो क्या करेगा? हम तो ये दुआ करते कोई भगवान करे जो जमुना के काम में या मच्छी के काम में ना आए, इस काम में। या हमारे बच्चे तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा है ये जमुना में, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे रहे। और सरकार ने आज तक हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो फिशरीज़ के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, विकल्प हैं, मगर अगर कोई ये सोचे कि जादू की छड़ी है और मतलब कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक दिन में ख़राब भी नहीं हुई नदी, और एक दिन में ये ठीक भी नहीं होगी। नदी में पानी बहुत कम रह गया है। ताजेवाला बराज पे यूपी और हरियाणा दोनों जो हैं पानी बहुत मात्रा में निकाल लेते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना कैनाल में, और नदी के लिए बहुत कम पानी रह जाता है, केवल उतना ही जो यहाँ पे वज़ीराबाद बराज पे आता है, जहाँ से दिल्ली उसमें पानी लेता है। तो ये जो है आपका पानी की मात्रा जो है बढ़ानी पड़ेगी। जब पानी की मात्रा नदी में बढ़ेगी तो उसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो डाइल्यूशन बढ़ेगा,
दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, उससे ये होगा कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, मछली हैं, एम्फिबियंस हैं, वो ज़िंदा रह पाएंगे इस पानी में। तो ये सारे जो जीव जंतु हैं, इनका भी एक रोल है पानी को साफ़ रखने में। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए कोर्ट में केस वगैरह भी हुए हैं, डायरेक्शंस भी दिए हैं, मगर हरियाणा की मजबूरी बहुत ज़्यादा है। तो उसको कैसे सुलझाया जाए, उसका तरीका ये है कि हरियाणा जो है अपना कृषि में जो पानी इस्तेमाल करता है उसमें बहुत एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, दिल्ली जो है अपना ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरे करे और इंटरसेप्टर चैनल जो है जिसमें वो सारे मलमूत्र का पानी पकड़ना चाह रहे हैं, जो अभी टाइम से पीछे चल रहा है, उसको पूरा करें ताकि वो गंदा पानी नहीं, साफ़ पानी ही नदी में पहुंच सके। एक और जो अच्छी बात हुई है, इस साल जून में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप जो ये डिटर्जेंट साबुन हैं उनमें फॉस्फेट की मात्रा जो है वो कम करवाएं। अभी जो लिमिट है 15% की है। बहुत से जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 30%, 35% भी उसमें फॉस्फेट डाल देते हैं। अब 5% की मात्रा है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करे तो जो ये इतना झाग पैदा हो रहा है शायद वो नहीं होगा। बाकी हरियाणा काफ़ी कुछ कर सकता है कि अपने कुंडली एरिया, गुड़गांव और ये जो आपका बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी जो उनका एफ्लुएंट है वो भी साफ़ किया जाए और पानी जो है वो मानक के हिसाब से, जो लेट डाउन मानक हैं उनके हिसाब से वो ट्रीट करके वो छोड़ें नजफगढ़ झील में, जहाँ से वो नजफगढ़ ड्रेन में से होता हुआ यमुना में आएगा। तो यूपी भी इसी तरीके से अपना काम सुधार सकता है। जब ये सब चीज़ें होंगी और ये कोर्ट के ही डायरेक्शन पे होंगी, ऐसे नहीं होने वाली, तो ज़रूर नदी में सुधार आएगा। आंकड़े बताते हैं कि यमुना की सफाई को लेकर अब तक करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय उल्टा बढ़ता ही गया। यमुना की सफाई को लेकर जब बीते दिनों दिल्ली सरकार की किरकिरी शुरू हुई तो छठ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 एक्शन प्लान सामने लेकर आए और दिल्ली के लोगों से वादा किया कि अगले इलेक्शन आने से पहले तक वो यमुना को इतना साफ कर देंगे कि वो खुद भी उसमें डुबकी लगाएंगे और दिल्ली वासी भी डुबकी लगा सकेंगे। केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए विस्तार से उन प्लान्स के बारे में बताया और कहा कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुरानी ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ होना चाहिए। 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम इन सीटू वहीं पे
एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ नालों को डाइवर्ट कर रहे हैं एसटीपी की तरफ कि वो उनका सारा पानी एसटीपी में चला जाए, और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन 4 ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा, और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियाँ हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा, और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया, वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी, और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे। छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। तो पोल्यूशन को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स का यही कहना है कि अगर हम पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सोर्स पर ही नकेल कसना शुरू कर दें। कहने का मतलब कि हम प्रदूषण को फैलने ही ना दें। प्रदूषण फैलाकर यह उम्मीद करना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो अचानक से प्रदूषण को खत्म कर देगी, तो यह मुमकिन नहीं है। यमुना की सफाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब अगले चुनाव तक का लक्ष्य रखा है। जो भी ज़रूरी कदम उन्हें यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाने चाहिए, वो उनके एक्शन प्लान्स में तो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है उसे गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु शिखर सम्मेलन में यह कहा कि भारत 2070 तक कार्बन इमिशन को जीरो कर लेने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो अब ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जब मौजूदा समय में ही स्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो देश की जनता और सरकारें इस चीज को लेकर कितनी गंभीर होती है। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ती है। जैसा कि पोल्यूशन के बारे में अब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम, और अब जरूरत है इसे रोकने की, नहीं तो मौजूदा समय में ही जब स्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो आगे इसके आने वाले भयावह परिणाम की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.